आर्टिकल 36 हमारा एक डीपीएसपी है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। एंड इस आर्टिकल के हिसाब से स्टेट शब्द का मतलब वही है जो आर्टिकल 12 में दे रखा है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी हमारी जो भारत सरकार है, हमारे देश का जो संसद है, ये लोग स्टेट हैं। देन दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स, लेजिस्लेचर ऑफ ऑल स्टेट्स, यानी हमारी जो राज्य सरकार है प्लस राज्य के अंदर जो विधानसभा होती है, ये दोनों भी स्टेट है। या फिर दोस्तों कोई भी ऐसी अथॉरिटी जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल है, ये भी स्टेट है। फॉर एग्जांपल आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स, इन पे कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसलिए ये भी स्टेट है। देन इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स, ये लोग पोस्टेड तो इंडिया के बाहर हैं बट कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसलिए ये भी स्टेट है। आर्टिकल 37 हमारा एक डीपीएसपी है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। इसमें दे रखा है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज, यानी ये स्टेट की जिम्मेदारी है, ये स्टेट की ड्यूटी है कि जब भी उनको भारत की जनता के लिए कोई कानून बनाना है तो डीपीएसपी को ध्यान में रखकर बनाना है। डीपीएसपी दोस्तों हमारे भलाई के लिए है, जनता की वेलफेयर के लिए है। इसमें हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन से रिलेटेड काफी सारे प्रोविजंस दे रखे हैं। इसलिए हमारा संविधान हमारी सरकार से बोलता है कि जब भी आपको कोई कानून बनाना है तो कृपया करके डीपीएसपी को एक बार पढ़ लें। बट दोस्तों ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है इसमें, क्योंकि सेकंड पॉइंट दे रखा है इट शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, यानी हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट डीपीएसपी के हिसाब से कानून नहीं बना रही, क्योंकि ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। ये गवर्नमेंट की मर्जी है कि डीपीएसपी के हिसाब से कानून बनाना है या नहीं बनाना है। आर्टिकल 38 हमारा काफी इंपॉर्टेंट डीपीएसपी है, इसलिए इसको ध्यान से समझना। स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। आर्टिकल 38 हमारे स्टेट से कहता है कि कृपया करके ऐसे काम करिए जिससे कि भारत की जनता का भला हो सके। फॉर एग्जाम्पल हमें न्याय दीजिए, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, यानी किसी के साथ भेदभाव मत करिए। हर एक व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए ताकि उसकी डेवलपमेंट हो सके। एंड अगर ऐसा होगा तो हमारा वेलफेयर हो रहा है एंड सोशल ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। आर्टिकल 38 में दोस्तों सेकंड प्रोविजन है कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो इनकम एंड स्टेटस में जितनी भी इनइक्वालिटीज है हमारे देश के अंदर उसको मिनिमाइज करें एंड एलिमिनेट करें, यानी कम करके खत्म करना है। एंड ये वाला प्रोविजन 1978 में ऐड किया गया था बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एंड जैसे ही ये प्रोविजन ऐड किया, इनकम टैक्स के छापे हमारे देश में बढ़ा दिए गए। आर्टिकल 39 हमारा एक डीपीएसपी है एंड ये आर्टिकल सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इस आर्टिकल ने हम लोगों को 6 राइट्स दे रखे हैं। अब ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो इन प्रोविजंस को फॉलो करके कानून बनाए ताकि हम लोगों को हमारे अधिकार मिल सके। पहला पॉइंट क्या है? लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजंस, हर एक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपनी बेसिक जरूरतें पूरी कर सके। फॉर एग्जांपल रोटी, कपड़ा एंड मकान। सेकंड पॉइंट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर कॉमन गुड, स्टेट को अपने रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि आम जनता का भला हो सके। थर्ड पॉइंट प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, स्टेट को यह भी ध्यान रखना है कि देश का सारा पैसा 2-4 लोगों के पास इकट्ठा ना हो जाए। देन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, महिला हो या पुरुष सबको सेम सैलरी मिलनी चाहिए अगर वो सेम काम करते हैं। स्टेट को वर्कर्स एंड चिल्ड्रन की हेल्थ का ध्यान रखना है। स्टेट को ऐसी अपॉर्चुनिटीज देनी है जिससे कि बच्चों का हेल्दी डेवलपमेंट हो सके। लास्ट वाला पॉइंट 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था 1976 में। आर्टिकल 39A हमारा एक डीपीएसपी है एंड इसमें इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में दे रखा है। ये आर्टिकल कहता है इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इंश्योर दैट अपॉर्चुनिटीज फॉर सिक्योरिंग जस्टिस आर नॉट डिनाइड टू एनी सिटीजन बाय रीजन ऑफ इकोनॉमिक और अदर डिसेबिलिटीज। अब इसका मतलब समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति गरीब है, वो अपने लिए खुद से वकील हायर नहीं कर पाता, तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को वकील प्रोवाइड करे। ऐसे ही अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है एंड उसको इस पूरे लीगल प्रोसेस में कोई दिक्कत आती है तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि उसकी हेल्प करे ताकि उस व्यक्ति को भी जस्टिस मिल सके। मतलब हर एक व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि उसको न्याय मिल सके। ये आर्टिकल ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको ऐड किया गया 1976 में बाय 42nd अमेंडमेंट। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पे आर्टिकल बेस्ड है एंड इसी आर्टिकल के चलते हमारे पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। आर्टिकल 40 हमें पंचायत के बारे में बताता है। पंचायत सिस्टम हमारे देश में काफी समय से है, आप लोग जानते हैं, इसलिए आर्टिकल 40 हमारी स्टेट से कहता है कि कृपया करके पंचायत को ऑर्गेनाइज करिए एंड इनको इतनी नेसेसरी पावर्स दीजिए कि ये यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट के तौर पे काम कर सके। इसे लोकल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। हमारे देश की पहली पंचायत राजस्थान के नौगांव डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई थी 2 अक्टूबर 1959 को। आर्टिकल 40 गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड है एंड आर्टिकल 40 के चलते ही हमारे देश में पंचायती राज सिस्टम बनाया गया 1992 में बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट एंड इसके तहत पार्ट 9 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया एंड इसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया जो कि पंचायत के इलेक्शंस को कंडक्ट करवाएगा। आर्टिकल 41 हमारा एक डीपीएसपी है एंड ये आर्टिकल सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है।
आर्टिकल 41 हमारे स्टेट से बोलता है कि कृपया करके भारत की जनता को 3 प्रकार के अधिकार प्रोवाइड करो, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। यानी अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो उसको पढ़ाओ लिखाओ एंड फिर उसको काम प्रोवाइड करो। अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा है, कोई बीमार है या किसी व्यक्ति को कोई भी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उनकी मदद करें, दैट इज पब्लिक असिस्टेंस। बट दोस्तों इस आर्टिकल में एक लाइन और दे रखी है कि सरकार को ये राइट्स प्रोवाइड तो करने हैं बट विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी। मतलब सरकार के पास अगर पैसे हैं तो सरकार ये सारी चीजें प्रोवाइड करेगी, अगर सरकार के पास पैसे नहीं हैं तो सरकार इस चीज को अवॉइड कर सकती है। आर्टिकल 42 हमारा एक डीपीएसपी है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ये आर्टिकल सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। आर्टिकल 42 कहता है द स्टेट शैल मेक प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ। इसमें टोटल 2 पॉइंट्स हैं। पहला है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस, यानी ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो ऑफिस में अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड करें ताकि ऑफिस में बैठा एम्प्लॉय अच्छे से काम कर सके। फॉर एग्जांपल सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है, वेंटिलेशन का ध्यान रखना है, वर्किंग आवर्स फिक्स होने चाहिए, ऐसा नहीं कि 8 घंटे बोल के 18 घंटे काम करवा लें। मतलब एक तरह से ऑफिस में कंफर्ट जोन ऐसा रहना चाहिए कि एम्प्लॉय अच्छे से काम कर सके। दूसरा पॉइंट है मैटरनिटी रिलीफ, यानी अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसको पेड छुट्टियां प्रोवाइड करें, यानी सैलरी ना काटे, सैलरी पूरी देती रहें ताकि वो महिला खुशी से घर में आराम कर सके। आर्टिकल 43 हमारे स्टेट से कहता है कि कृपया करके वर्कर्स को लिविंग वेज प्रोवाइड करो ताकि हर एक व्यक्ति डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को एंजॉय कर सके। इसके अलावा सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करनी है, मतलब टाइम टू टाइम छुट्टियां भी देनी है ताकि हर एक बंदा अपनी संस्कृति को एंजॉय कर सके। इसके बाद दोस्तों इसी आर्टिकल में एक पॉइंट है कि कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है। पहला पॉइंट सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पे है एंड ये वाला पॉइंट गांधीयन प्रिंसिपल पे है। देन दोस्तों 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 43A को ऐड किया गया जिसमें कहा गया कि अब से वर्कर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट के अंदर। ये आर्टिकल सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। देन दोस्तों 97th अमेंडमेंट के थ्रू 2011 में आर्टिकल 43B ऐड किया। ये आर्टिकल गांधीयन प्रिंसिपल पे है एंड इस आर्टिकल के हिसाब से हम लोगों को कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करना है। दोस्तों आज हम लोग हमारे संविधान के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल आर्टिकल 44 के बारे में जानेंगे। आर्टिकल 44 कहता है स्टेट शेल एंडिवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजंस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी आर्टिकल 44 हमारे स्टेट से कहता है कि भारत के नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएं। मतलब क्या हुआ, सबके लिए सेम पर्सनल लॉज। आज की डेट में हिंदू के लिए अलग पर्सनल लॉ है, मुस्लिम के लिए अलग है, हिंदू मैरिज एक्ट एंड मुस्लिम मैरिज एक्ट। बट ये आर्टिकल कहता है कि धर्म के आधार पर कानून नहीं होने चाहिए, सबके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, यानी सेम पर्सनल लॉज। बट दोस्तों गवर्नमेंट ने इस आर्टिकल को एज अ वोट बैंक हमेशा यूज करती है एंड हमारे फाउंडिंग फादर्स चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, इसलिए उन्होंने आर्टिकल 44 डाला। अब इसको आप कह सकते हैं कि ये अनफुलफिल्ड ड्रीम है हमारे फाउंडिंग फादर्स का जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, यानी ऐसा सपना जो आज तक पूरा नहीं हुआ। आर्टिकल 45 लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल पे बेस्ड है एंड ओरिजिनली इस आर्टिकल में दे रखा था कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करें। बट ये एक डीपीएसपी था, हमारा मौलिक अधिकार तो था नहीं, इसलिए गवर्नमेंट इस चीज को नेग्लेक्ट कर देती है। फिर सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा आता है, सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को फटकार लगाती है एंड गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की डांट खाने के बाद 2002 में 86th अमेंडमेंट के थ्रू इस चीज को यानी राइट टू फ्री एजुकेशन को मौलिक अधिकार बना देती है, जिसके लिए आर्टिकल डाल दिया गया आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A कहता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन का अधिकार है। देन दोस्तों आर्टिकल 45 को भी अमेंड किया गया था इस अमेंडमेंट के थ्रू, जिसमें क्या किया, इस एज ग्रुप को चेंज कर दिया कि 6 साल से छोटे बच्चों को एजुकेशन देने की जिम्मेदारी स्टेट की है। ये आर्टिकल 46 हमारे स्टेट से कहता है कि कृपया करके SC, ST एंड अदर वीकर सेक्शंस के एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करिए। मतलब इसी आर्टिकल ने रिजर्वेशन पॉलिसी को जन्म दिया है। इसी के चलते मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन पे अदर बैकवर्ड क्लासेस को 27% का रिजर्वेशन दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा स्वामी केस 1992 में 50% की कैप लगा दी थी रिजर्वेशन पे। देन दोस्तों आर्टिकल 46 स्टेट से यह भी कहता है कि स्टेट को ध्यान देना है कि वीकर सेक्शंस के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय या अत्याचार ना हो। देन दोस्तों आर्टिकल 335 ये कहता है कि एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में रख के आपको रिजर्वेशन
रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल किसी चपरासी लेवल के बंदे को कलेक्टर नहीं बनाना रिजर्वेशन देके, अदरवाइज क्या होगा, काम करने की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। आर्टिकल 47 हमारा एक डीपीएसपी है एंड ये आर्टिकल हमारे स्टेट से कहता है कि कृपया करके कुछ ऐसे कदम उठाइए जिससे कि भारत की जनता का न्यूट्रिशन लेवल इंप्रूव हो जाए प्लस लोगों की हेल्थ भी अच्छी हो जाए। पोषण अभियान, फूड सिक्योरिटी एक्ट, मिड डे मील जैसी स्कीम तभी हमारी सरकार बनाती है। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ वाला प्रोविजन सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इस आर्टिकल में एक और प्रोविजन है कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, स्टेट की जिम्मेदारी है कि ऐसी चीजों को बैन करें यानी प्रोहिबिट करें। इसी के चलते दोस्तों बिहार में शराब बैन करी गई थी एंड एनडीपीएस कानून बनाया गया था 1985 में, जिसके चलते अगर कोई इलीगल तरीके से ड्रग्स का धंधा करता है या ड्रग्स को कंज्यूम करता है तो उसको सजा सुनाई जाती है। एंड ये वाला प्रोविजन गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। उम्मीद करता हूं आपको दोनों प्रोविजन अच्छे से समझ आए होंगे। आर्टिकल 48 हमारा एक डीपीएसपी है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है एंड ये आर्टिकल हमारे स्टेट से कहता है कि कृपया करके एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करिए मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस के बेसिस पे, मतलब खेती बाड़ी और पशुपालन को प्रमोट करना है आज के जमाने के हिसाब से। जो काम मशीन से आसानी से किया जा सकता है वहां पे गधा मजदूरी ना करें। फॉर एग्जाम्पल जो काम ट्रैक्टर कर सकता है वो काम बैल से करवाने की जरूरत नहीं है। एंड दोस्तों ये वाला जो प्रोविजन है ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इस आर्टिकल में एक प्रोविजन और दे रखा है कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो प्रोहिबिट करें स्लॉटर ऑफ काउस को, यानी कोई गाय भैंस को ना मारे। कौन से एनिमल्स? मिल्च एनिमल्स, यानी जो दूध देते हो। एंड इसी के चलते स्लॉटर बैन कई सारे राज्यों में किया गया है। देन दोस्तों जो ये वाला प्रोविजन है ये गांधीयन प्रिंसिपल पे है। उम्मीद करता हूं आपको दोनों प्रोविजन अच्छे से समझ आए होंगे। दोस्तों आज हम लोग हमारे संविधान के आर्टिकल 48A के बारे में जानेंगे। ये आर्टिकल ओरिजिनली हमारे संविधान में नहीं था, इसको ऐड किया गया 1976 में बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। इस आर्टिकल में दे रखा है प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आर्टिकल हमारे स्टेट से कहता है कि कृपया करके 3 चीजों का ध्यान रखें, हमारा एनवायरमेंट, हमारा फॉरेस्ट, हमारी वाइल्ड लाइफ। ये आर्टिकल लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल पे बेस्ड है। फॉरेस्ट से रिलेटेड पहले कानून हमारी स्टेट की विधानसभा बनाती थी क्योंकि ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट था, बट दोस्तों 42nd अमेंडमेंट 1976 के बाद इसको स्टेट लिस्ट से ट्रांसफर कर दी गई कॉन्करेंट लिस्ट में। इससे क्या फायदा हुआ कि अब स्टेट विधानसभा के साथ साथ हमारी पार्लियामेंट भी इस पे कानून बना सकती है। इसी के चलते हमारे देश में कानून बनाए गए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। आर्टिकल 49 हमारा एक डीपीएसपी है एंड इस आर्टिकल में दे रखा है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। मतलब आर्टिकल 49 हमारे स्टेट से कहता है कि कृपया करके हमारे मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करिए जो हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, ये सभी चीजें हमारे देश के इतिहास को दर्शाती हैं, इसका मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी स्टेट की है। इसी के चलते एक कानून बनाया गया एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट जो इस चीज के साथ डील करता है। आर्टिकल 49 लिबरल प्रिंसिपल पे बेस्ड है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये ड्यूटी दे रखी है कि वो मॉन्यूमेंट से रिलेटेड सारी रिसर्च एंड प्रोटेक्शन का काम कर सकें। देन दोस्तों ये बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर काम करती है एंड इसके फाउंडर कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। आर्टिकल 50 में दे रखा है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। चलिए इसको समझते हैं। हमारे स्टेट के 3 पिलर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव मतलब विधायिका जो कानून बनाते हैं, देन एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका जो कानून को लागू करते हैं, देन जुडिशरी यानी न्यायपालिका जो कानून को चेक करते हैं कि कानून सही है या गलत है। एंड ये तीनों अपना काम अलग अलग करते हैं, किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करते। आर्टिकल 50 यही कहता है कि एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को सेपरेट करके रखना है। एंड दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती केस 1973 में ये कहा कि आर्टिकल 50 हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, मतलब पार्लियामेंट इस आर्टिकल के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। इसी के चलते दोस्तों सीआरपीसी 1973 के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बाद जितनी भी जुडिशियल पावर्स थी उनको छीन लिया गया था। आर्टिकल 51 हमारा एक डीपीएसपी है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है एंड ये आर्टिकल लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इसमें 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट कहता है कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करे, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा बनाए रखनी है। सेकंड पॉइंट, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन द नेशन, दूसरे देशों के साथ एक सम्मानजनक रिश्ता बना के रखना है। थर्ड पॉइंट, रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉज, यानी अंतरराष्ट्रीय कानून का भी सम्मान करना है। फॉर एग्जांपल WHO, WTO, यूनाइटेड नेशंस। देन दोस्तों लास्ट
लास्ट पॉइंट है एनकरेज सेटलमेंट बाय आर्बिट्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि बाय चांस अगर आपकी किसी से बहस हो भी जाती है, झगड़ा हो भी जाता है, तो मारपीट पे उतारू ना होएं, कृपया करके बैठें शांति से और आपस में समझौता करें। अब दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए कि फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल संविधान में दे रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।